दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और अब कुछ दिन में ये 1.1 के सब्सक्राइबर मतलब 1100 सब्सक्राइबर होने वाले। तो आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे जिससे कि मैं और भी आगे बढ़ता जाऊं। और इसमें जो भी लोगों ने मेरे चैनल को थोड़ा सा भी सपोर्ट किया है, एक व्यू भी अगर उनके कारण मेरे चैनल पे आया है, तो वो इस चीज़ का हकदार है कि वो मुझे कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कहने का मतलब कि वो किसी भी टॉपिक पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात कि इसी उपलक्ष्य में मैंने अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहा था कि आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। तो उसमें से जो है मुझे 5-6 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और उनका नाम भी बाकायदा वो आप देख भी पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ आएगा। जो क्वेश्चन मैं जिनका लूँगा वो स्क्रीनशॉट उस समय आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है किंसुक राय का, और इन्होंने पूछा है भाई झारखंड के बारे में क्या कहना है। भाई सबसे पहले तो देखिए, झारखंड के बारे में कहना क्या है। झारखंड एक फुल फ्लेजेड स्टेट है और झारखंड और बिहार दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं हमेशा से। झारखंड और बिहार का आपस में एक भाई भाई का संबंध है। लेकिन जो आज की जो परिस्थिति है झारखंड में, जो कड़वा सत्य है वो ये है कि आज झारखंड में जो बिहारी जाकर के बसे हैं, चाहे वो जिस समय झारखंड बिहार एक था उसी समय झारखंड वाले क्षेत्र में जाकर बस गए हों, या फिर जो मूल आदिवासी झारखंडी भी हैं, या फिर नॉन ट्राइबल झारखंडीज़ भी हैं, जो वो आज बिहारियों को एक आउटसाइडर या फॉरेनर के रूप में देखते हैं। और अंदरूनी दिल से वो ये चाहते हैं कि उनका राज्य केवल झारखंडियों का रहे, केवल संथालियों का रहे, केवल आदिवासियों का रहे। यहाँ पर बिहारियों को या फिर ख़ास करके भोजपुरी भाषियों को बिल्कुल जगह ना दिया जाए। ये कड़वा सत्य है। तो झारखंड के बारे में यही कहना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 4930 जीतू कुमार ने। इन्होंने पूछा है भाई मध्यकाल में बिहार में आखिर क्यों एक भी बड़ा हिंदू राज्य नहीं बन पाया। जिस प्रकार राजस्थान में राजपूत हुए, महाराष्ट्र में मराठा, बिहार में कोई भी हिंदू वर्ग शासक वर्ग के रूप में क्यों नहीं उभर पाया। देखिए, जीतू कुमार जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन बहुत ही लाजिम है। केवल बिहार ही नहीं, आप उत्तर भारत में जब आप देखेंगे, जैसे ही मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है तो बिहार ही नहीं, पूरे के पूरे उत्तर भारत में आपको कोई भी उस तरीके का स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं मिलेगा। जो भी कुछ हुए भी तो रीजनल हुए, और वो खिलजियों के अंडर में ही रहे। जैसे कि मध्यकाल जैसे ही शुरू होता है तो बिहार ऑटोमेटिक बंगाल का एक पार्ट बन जाता है। और जब खिलजी आते हैं तो खिलजी बंगाल एक अलग डिवीज़न के रूप में काम करता है। फिर चाहे वो तुघानी बंगाल हो, या फिर बलबनीत बंगाल हो, लखनऊती हो, या फिर कोई भी इस क्षेत्र का ईस्टर्न रीजन का जो पावर रहता है, वो अपने आप में एक सब पावर होल्ड तो करता है, लेकिन बिहार का उसमें कोई नाम नहीं रहता है। रहता भी है तो वो बंगाल के क्षेत्र का रहता है और वो दिल्ली के अंडर में रहता है। जैसे कि आज बंगाल है, एक स्टेट है, सेंट्रल पावर के अंडर में है, उसी तरीके से है। लेकिन इसमें बिहार का कोई नाम नहीं है, बिहार उसमें ऑटोमेटिक बंगाल का पार्ट बन जाता है। फिर दूसरा पॉइंट ये है इसमें आता है कि बिहार से क्यों नहीं बन पाया। तो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ऑलरेडी जो बाहरी आक्रांताओं का जो आक्रमण हो रहा था
उसके कारण यहाँ पे एक उस तरीके से कोई भी पावरफुल रूलर आ ही नहीं पाया, जो कि जैसे कि पालाज के बाद जब सेनाज आए तो सेनाज जो है वो मतलब कि एक बंगाली डायनेस्टी ही उसे कहा जाता है, जो कि लास्ट आप कह सकते हैं। बिहार का तो नाम पाल डायनेस्टी के बाद ही ख़त्म हो जाता है। तो यही आप इसे मान सकते हैं कि पाल डायनेस्टी ही एक लास्ट बिहारी डायनेस्टी आप मान सकते हैं, जिसको कि आप बिहारी बंगाली बोथ मान सकते हैं, क्योंकि इनका उस समय पे बिहार बंगाल दोनों जगह पे राज चलता था। और उस समय पे कोई ख़ास बॉर्डर या फिर इस तरीके से था भी नहीं कि ये बंगाल है ये बिहार है, इस तरीके से था नहीं। और हिंदी और बंगला का उस तरफ से वैसा कोई बात था नहीं कि ये हिंदी क्षेत्र है तो यहाँ पे ये बिहार हो गया, ये यहाँ बंगाली चलती है तो बंगाल हो गया, इस तरीके से कोई बात थी नहीं। वो ओवरऑल पूरे रीजन पे पालाज का ही था। लेकिन जब सेनाज आ जाते हैं तो वो उनका बंगाल पे ज़्यादा होल्ड रहता है। तो वही बात है, बाहर से आक्रमण के कारण नॉर्थ इंडिया में कोई अगर उभरता भी था, कोई अगर खड़ा होने की कोशिश भी करता था तो वो कुचला जाता था। तो ये एक कड़वा सत्य है कि बाहरी आक्रमणकारियों के कारण केवल बिहार ही नहीं, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया ही एक तरीके से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ये पूरा आपका यूपी बिहार और जो हरियाणा वगैरह का थोड़ा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, जो गंगा रीजन वाला क्षेत्र है बंगाल वाला, तो ये पूरा का पूरा उन्हीं के कंट्रोल के अंदर रहता था, आक्रमणकारियों के कंट्रोल के अंदर ही। उसके बाद फिर एक जेक हार्पर हैं, ये बड़े ही पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे। इन्होंने लिखा है बधाई आपको, बाकायदा मैंने इनका जवाब इनको थैंक यू दे दिया है, मैं अभी भी उनको धन्यवाद कहता हूँ। और आज की अंगिका से पहले अंग क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी, पाली या मगधी, प्राकृत या कुछ और? देखिए, सबसे पहले तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाए तो आज भी अगर आप भागलपुर जाएंगे, अनदर इसके आसपास के क्षेत्र जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग जो खास करके निम्न वर्ग के लोग हैं वो आज भी अंगिका भाषा नाम जानते ही नहीं। वो यहाँ की जो भाषा है उसको ठेठी कह के बोलते हैं, ये ठेठी चल रहा है, ठेठी चल रहा है। केवल भागलपुर ही नहीं, जब आप मुंगेर जाएंगे, लखीसराय जाएंगे, यहाँ तक कि जमुई जाएंगे, कटिहार जाएंगे, खगड़िया जाएंगे, बेगूसराय जाएंगे, तो इस पूरे रीजन में ही लोग जो है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसको ठेठी बोलते हैं कि ये ठेठी भाषा है, ठेठी है, ठेठी है। कोई अंगिका नाम जानता ही नहीं है। तो यही बात है, और कोई ख़ास रीज़न नहीं है। तो लैक ऑफ नॉलेज का तो आज भी कमी है, और ये कारण ये है क्योंकि लिटरेसी बहुत कम है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जब आप इसके पहले जाएंगे, अंगिका भाषा के पहले, तो अंगिका भाषा के पहले जब आप महाजनपद काल में जाते हैं तो वहीं पे आपको मगधी प्राकृत जो भाषा है वो चलती थी। और उसके पहले भी जब आप जाएंगे तो बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस अंग क्षेत्र में चलती थी। कुछ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस भी, जो कि आर्यंस यहाँ पे आ गए थे तो संस्कृत के साथ, तो संस्कृत प्लस ट्राइबल लैंग्वेजेस दोनों साथ में यहाँ पे इस क्षेत्र में, अंग प्रदेश के क्षेत्र में थी। यही इनका पूरा ये है। फिर बाद में जब मगध का उदय होता है तो फिर बाद में प्राकृत भाषा चलने लगती है। फिर जब बौद्ध काल आता है तो उसमें पाली जो भाषा है उसका एक अलग उदय हो जाता है। तो सबका अपना अपना एक योगदान रहा है अंग क्षेत्र के भाषा को बनाने में। तो यही मान सकते हैं आप कि इसके पहले जो ओरिजिनलिटी थी वो मगधी प्राकृत थी, उसके पहले फिर संस्कृत थी और प्लस ट्राइबल लैंग्वेजेस थी। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा है क्रिस सिंह राजपूत ने। इन्होंने पूछा है अंगिका भाषा का पौराणिक नाम क्या था।
तो ये भी जैक हार्पर जी के जैसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो, अंगिका भाषा का जो पुरानिक नाम, जब आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका पुरानिक नाम क्या था, तो अंगिका भाषा का पुरानिक नाम जब इसके पहले, जब आप 1950 या फिर आज़ादी के समय जब आप जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता था। जैसे भागलपुर और पूर्णिया, कटिहार वगैरह के क्षेत्र में ठेठी बोला जाता था। जैसा कि मैंने बताया, आज भी ठेठी बहुत सारे लोग जानते हैं। कुछ क्षेत्रों में छै छा बोला जाता था कि छै छा, कि किसी जगह छी छा बोला जाता था, किसी जगह छै छू बोला जाता था, मतलब छै वाला भाषा वो। तो ये था पुरानिक नाम, तो कोई ऑफिशियल था नहीं, जिसके कारण कि 1961 के सेंसस में इसी कमी के कारण इसको मैथिली के अंदर इस सब ग्रुप कर दिया गया कि ये मैथिली की ही एक क्षेत्र की भाषा है। यही कमी था कि कोई बड़ा नाम नहीं था। फिर जब बाद में महाजनपद काल के आधार पे, महाजनपदों के आधार पे जब संकृतायन ने भाषाओं का नामकरण किया, तो फिर अंग जनपद के कारण इसका नाम अंगिका बाद में पड़ा, जिसका कि आज मैथिली लोग कहते हैं कि इसका नामकरण हुआ है। ये कोई भाषा नहीं है, भाषा तो मैथिली ही है। इसका बाद में अंग जनपद के कारण अंगिका नाम केदार पांडे, जिसको राहुल संकृतायन भी कहा जाता है, उन्होंने किया है। तो वो इसका एक जो है मतलब कि फ़ायदा उठा रहे हैं, एक मिसयूज कर रहे हैं। इसको कुतर्क बोला जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी का नाम नहीं है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे कोई सोना कह के बोलता है, कोई सुग्गा बुलाता है, कोई उसे नूनू बोलता है, कोई बुतरू बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, बाद में जब उसका एक प्रॉपर, जब स्कूल में वह जाता है तो उसका नामकरण होता है, आदित्य, चाहे राहुल, चाहे कुछ भी, तो उस समय से फिर उसका वो नाम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका नामकरण जब हुआ तभी वो पैदा लिया, उसके पहले उसका अस्तित्व तो था ही नहीं। तो ये अपने अपने समझ की बात है। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, मंजूषा कला भागलपुर के अलावा और कितने राज्यों में? मंजूषा कला भागलपुर के अलावा और किसी राज्य में नहीं है। मंजूषा कला ओरिजिनलिटी यही भागलपुर और बांका के मतलब अंग प्रदेश की ये मंजूषा कला है। और आप इसे, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है, तो उसे हाईजैक करके मिथिला के जो प्रोपेगेंडिस्ट सब हैं, मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के रूप में दर्शाना चाहते हैं। मधुबनी पेंटिंग नहीं, ये मिथिला पेंटिंग है। उस तरीके से काम हम लोगों को नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मंजूषा पेंटिंग को हम लोग हाईजैक करके अंग पेंटिंग कहना शुरू कर दें, ऐसा उचित नहीं होगा। हम लोग ये काम नहीं करेंगे। तो वास्तविकता यह है कि मंजूषा पेंटिंग जो है केवल बिहार राज्य तक ही सीमित है। और जो झारखंड के जो अंग प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी आपको मंजूषा पेंटिंग कम दिखेगी, क्योंकि इसका जो जन्म ही हुआ है वो भागलपुर और बांका के क्षेत्रों से। मंजूषा पेंटिंग का जो अस्तित्व है वहाँ से है। तो गोड्डा और दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज में भी मंजूषा पेंटिंग आपको कम दिखेगी। मंजूषा पेंटिंग आपको कहाँ कहाँ पे दिखेगी? तो भागलपुर, बांका, मुंगेर और कुछ हद तक कटिहार वगैरह में दिख जाएगी। इसके अलावा और आपको लखीसराय, बेगूसराय, इस सब क्षेत्रों में नहीं दिखेगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वास्तविक नाम क्या है? तो ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया था कि पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछना है। उसके बाद ABS इन्होंने पूछा है, ये ट्विटर पर भी हैं, और इन्होंने लिखा है, अंग लिपि जो कि मृत है उसे फिर से पुनर्जीवित कैसे करें? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंग लिपि उड़िया और बंगला लिपि से बहुत मेल खाती थी। तो क्या हम इस लिपि को रिकन्स्ट्रक्ट या रिवाइव नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं रिकन्स्ट्रक्ट या रिवाइव, क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा होना ही चाहिए। और अंग लिपि को पुनर्जीवित कैसे करें? तो अंग लिपि को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोध करना पड़ेगा कि अंग लिपि के बारे में जितनी भी जानकारियां हमें अभी के समय मिल सकती हैं,
वो करना पड़ेगा। बहुत जगह पे स्टडी करना पड़ेगा, जहाँ पे भी अंग लिपि, जैसे कि मंदार पर्वत के पास जो भी है, ये देखना पड़ेगा। फिर ये भी एक चुनौती है कि अंग लिपि, जैसा कि मैथिलों का क्लेम है कि अंग लिपि कोई लिपि है ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक लिपि है। तो इसका भी जवाब देने के लिए इसका भी खंडन करना पड़ेगा। उसके बाद जा कर के जब एक सॉलिड आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा, तब आप फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार है, उसके समझ में भी ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ, अंग लिपि वास्तविक में थी, जो कि अभी के समय में लुप्त हो गई है। और इसकी जानकारी का जो अभाव है, ये कम करना, ये मतलब कि जानकारी की जो अभाव है, ये कम की जाए, जानकारी इसके बारे में उपलब्ध कराई जाए, तो इसके बाद ही आप इसे रिकंस्ट्रक्ट रिवाइव कर सकते हैं। और इसके लिए एक पूरी की पूरी टीम वर्क की आवश्यकता है। एक पूरी टीम बनाई जाए जो कि खास इसी के लिए काम करे, और तब जा कर के इसे कुछ किया जा सकता है। तो ये थे पूरे के पूरे प्रश्न जो कि अभी तक इस कम्युनिटी पोस्ट पे आए थे, जो कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा भी जैसे जैसे क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे, तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा और उसको मैं टेक करते जाऊंगा। अगले जो भी वीडियोस बनाऊंगा, अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको ले लूँगा। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो आज, जिसमें मैंने पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हैं 5-6, इसको बहुत डिटेल्ड रूप में इसका जवाब दिया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को 1100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। इसके आगे भी ये चैनल यूं ही बढ़ता रहे, आप लोगों का यूं ही साथ मिलता रहे। और जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया, सबका धन्यवाद। कोई भी द्वेष दिल में नहीं है, और बस दिल से खुशी है कि हाँ, एक शुरुआत करी थी और आज यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचा दिया। और आप लोगों का जहाँ तक इच्छा होगा वहाँ तक पहुँचाएंगे। आप ही लोग हैं सब कुछ। तो बस अपने तरफ से मैं पूरा आउटपुट दूंगा। थोड़ा वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, क्योंकि थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ आजकल, लेकिन अब कोशिश करूँगा मैं कि हर 1 या 2 दिन पे एक वीडियो मैं डाल दिया करूँ। तो जय हिंद, जय भागलपुर, अंगिका भाषा जिंदाबाद।